अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहजाद है और हम MS वर्ड 2007 को सीख रहे थे। इंसर्ट मेन्यू कंप्लीट करने के बाद हम पेज लेआउट के मेन्यू के ऊपर थे और यहाँ पर हमने पेज सेटअप में लाइन नंबर्स तक सारे जो टूल्स यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं उन्हें डिफ़ाइन कर लिया था कि क्या होते हैं। आज हाइफिनेशन और उसके बाद वाटरमार्क, पेज कलर और जो रिमेनिंग यहाँ पर आपको कुछ टूल्स दिखाई दे रहे हैं उन पर बात करेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हाइफिनेशन को समझने के लिए मैं पहले यहाँ पर कोई टेक्स्ट अपने पास रैंडमली लेकर आ जाता हूँ, जिसके लिए एक फार्मूला है वैन का, मैं उसे इस्तेमाल करता हूँ और उसकी मदद से मैं कोई टेक्स्ट लेकर आ जाता हूँ। हाइफिनेशन बेसिकली ये वर्ड उसलिए आप इस्तेमाल करते हैं जब आपने अक्सर किताबों में देखा होगा कि जहाँ पर भी एक सेंटेंस ख़त्म हो रहा है वो अगर दूसरी लाइन में पूरा नहीं आता तो अगली लाइन में चला जाता है। ये इस वक्त ऑटोमेटिकली हाइफिनेट कर देता है किसी भी वर्ड को, यानी एक सेंटेंस में एक लाइन में अगर कोई वर्ड नहीं पूरा आ रहा ये उसे ऑटोमेटिकली दूसरी लाइन में लेकर चला जाता है। लेकिन कभी कभार आपने बुक्स में लिखा हुआ देखा होगा कि वर्ड पूरा उसकी लाइन में लिखा होता है और अगर वर्ड पूरा नहीं आता तो उसके आगे एक डैश लग के तो वो अगली लाइन में चला जाता है। तो ये हाइफिनेशन का मतलब बेसिकली उसके लिए होता है। अब यहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखा है और अब चूंकि इस टेक्स्ट के अंदर तो ऐसे इतना बड़ा कोई वर्ड नहीं था जो पूरे का पूरा दूसरी लाइन में जाए, लेकिन थोड़ा सा गैप है। अगर हम यहाँ से हाइफिनेशन को मैनुअली कर देते हैं तो अब हाइफिनेशन उसने कंप्लीट की है, लेकिन चूंकि यहाँ पर वर्ड आपको इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि क्लियर नहीं। मैं ऐसे करता हूँ, एक पहले बना हुआ एक डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेता हूँ और उसके अंदर इस हाइफिनेशन को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक डॉक्यूमेंट मैंने लेट्स सपोज ओपन कर लिया है और इसके अंदर मैं पेज लेआउट के अंदर आता हूँ। इसे मैं थोड़ा सा जूम आउट करके देखूंगा, यहाँ से आपको हाइफिनेशन का बेहतर क्लियर हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर 2-3 लाइन की एक चीज़ है। यहाँ पे देखिए एक मैकेनिकल वर्ड है जो कि इनके बाद स्पेस कम थी, पूरा इधर नहीं आ रहा था, इसलिए ऑटोमेटिकली वर्ड ने उसे दूसरी लाइन में भेज दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ से हाइफिनेशन को ऑन करके मैनुअली कर लूँ तो अब ये जब देखें मुझे खुद ब खुद वहाँ वर्ड की तरफ ले आया और उसने कहा कहाँ से हाइफिनेट करना चाह रहे हैं, यानी डैश कहाँ पर लगाना चाह रहे हैं। चूंकि आए के बाद है तो मैं इसे यस कर लेता हूँ तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि मैकेनिकल ऊपर चला गया, आगे हल्की सी लाइन लग गई। एक और वर्ड था जो एक्सपीरियंस का वर्ड था, यहाँ पर ये भी कंप्लीट नहीं आ रहा था तो उसने मुझे बताया आप यहाँ से हाइफिनेट करना चाह रहे हैं, यहाँ से तो आप उस जगह पर डैश लगा के ओके कर सकते हैं। अब हाइफिनेशन जो थी वो कंप्लीट हो गई और उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो वर्ड था वो अगली लाइन में खुद ब खुद चला गया। तो आप इसे ऑटोमेटिकली अगर रखें तो ज़्यादा बेहतर होता है कि अगर वर्ड की लाइन में कंप्लीट नहीं आ रहा तो वो चला जाता है, या नन कर दें तो भी क्लियर है। ये दोनों बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम के अंदर पहले से मौजूद होते हैं। होपफुली आपको इसके अंदर जो है वो क्लियर हो गया। अब मैं इस डॉक्यूमेंट को वापस क्लोज कर देता हूँ और वाटरमार्क के ऑप्शन को समझने की कोशिश करता हूँ। वाटरमार्क जो है बेसिकली ये एक्सप्लेन आप उसके लिए करते हैं जब आप अपने पेज के बैक साइड पर कोई टेक्स्ट वगैरह को इंसर्ट करना चाह रहे हैं। और ये टेक्स्ट बेसिकली इसलिए होता है ताकि अगर कोई आपके डॉक्यूमेंट को कॉपी करे या प्रिंट करे तो ये टेक्स्ट आपको पीछे नजर आए। मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट को चूज कर लेता हूँ, डू नॉट कॉपी का है, कॉन्फिडेंशियल का है। कॉन्फिडेंशियल कहते हैं जी कोई चीज़ प्राइवेट है यानी शेयर नहीं करनी किसी के साथ, उसके लिए भी आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। एसएप यानी एज सून एज पॉसिबल आप डॉक्यूमेंट के पीछे लिखते हैं, अर्जेंट लिखते हैं तो पता चल जाएगा पढ़ने वाले को कि काम अर्जेंटली करना है। इसी तरह मैं यहाँ से डू नॉट कॉपी के टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ तो आप देखें मुझे ये बैक साइड पर टेक्स्ट के पीछे दिखाई देता है और इसे अगर मैं मिटाना चाहूँ करना चाहूँ तो मैं मिटा नहीं सकता हूँ। यानी अगर मैं इसे प्रिंट भी करूंगा तो ये मुझे उसके ऊपर दिखाई देगा। अब चूंकि डू नॉट कॉपी लिखा है इसका मतलब है कि ये मेरी बनाई हुई फाइल है, इसे कॉपी करके मजीद न फैलाएं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा चेंज कर लूँ, डू नॉट कॉपी की जगह पर कोई और चीज़ लिखी है, तो मैं यहाँ से कस्टम वाटरमार्क के अंदर जाके जब इसे क्लिक करूंगा तो एक ऐसे एक पैनल छोटा सा मेरे पास ओपन होता है और यहाँ पे टेक्स्ट है डू नॉट। मैं इसे चेंज भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, अपना नाम लिख सकता हूँ, प्रिपेयर्ड बाय शहजाद। यानी अब जो पढ़ने वाला होगा उसे पता चल जाएगा कि ये टेक्स्ट मैंने बनाया है, उसका कलर क्या है, उसका राइटिंग स्टाइल क्या है वो भी डिफाइन कर सकता हूँ कि कौन सी राइटिंग में लिखा है। मुझे राइटिंग पसंद है, मैंने इस पर कर दिया। साइज ऑटो कर देता हूँ तो अपनी मर्जी के हिसाब से फिट करता है, वरना मैं उसे कोई रैंडम साइज भी दे सकता हूँ। रैंडम आप देंगे तो वो कभी पेज से बाहर चला जाएगा, कभी क्या, तो इसलिए ऑटो पहले से सिलेक्ट होता है। सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि जो हल्का आपको दिखाई दे, अगर इस पर चेक लगाएंगे तो आपको हल्का दिखाई देगा, सेमी ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे तो आपको डार्क दिखाई देगा। और उसके कलर को भी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि किस कलर में आपको पीछे बैकग्राउंड में चाहिए।
लेआउट उसका डायगोनल हो या हॉरिजेंटल हो। हॉरिजेंटल करेंगे तो ऐसे पेज में आपको हॉरिजेंटली दिखाई देगा, डायगोनल करेंगे तो यूं आपको इस कोने से नीचे वाले कोने तक तिरछा दिखाई देगा, जैसा इस वक्त मौजूद है डायगोनल पर सिलेक्ट हुआ। अगर हॉरिजेंटल कर लें तो इस तरह बिल्कुल सीधा हो जाता है। मैं इसे डायगोनल करके ही ओके कर देता हूं। तो अब देखें यहाँ पर मेरा जो पीछे साइन था प्रिपेयर्ड बाय शहजाद बख्त वो वहां पर आ गया है, और अब अगर इसे कोई चाहे तो हटा नहीं सकता यहाँ से। अगर इसे प्रिंट करेगा तो भी ये उसके सामने विजिबल होगा। ये उसके लिए होता है ताकि आपने कोई चीज तैयार की है और कोई और उस चीज का क्रेडिट ना ले जाए, तो आप इसको बैकग्राउंड पर ऐड कर सकते हैं। वाटरमार्क के कस्टम में आप चले जाएं तो यहाँ पर नो वाटरमार्क लगा दें तो अब कोई वाटरमार्क आपको नहीं दिखाई देगा। और इसी तरह दोबारा कस्टम वाटरमार्क में जाकर आप पिक्चर वाटरमार्क भी लगा सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं तस्वीर आपकी कोई बैकग्राउंड में नजर आए तो आप सिलेक्ट पिक्चर के अंदर जाते हैं, और मैं यहां पर एक फोल्डर में चला जाता हूं और यहां से एक तस्वीर को उठा लेता हूं। और जब मैं इसको ओके करूंगा तो बैकग्राउंड पर मुझे वो इमेज जो मैंने उठाया था बैकग्राउंड पर चला जाता है और मेरे हर डॉक्यूमेंट के ऊपर मौजूद होगा। इसका फायदा आपको ये होता है कि जितने भी आप पेजेस बनाते हैं सबके बैकग्राउंड के ऊपर आपको ये बेसिकली उनके बैक पर खुद ब खुद दिखाई देता है। यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने रैंडमली कुछ पेजेस को ऐड किया है, जितने भी पेजेस को मैंने ऐड किया है सब पर खुद ब खुद ये वाटरमार्क आ गया और मुझे हर एक पे दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं। अगर मैं कुछ लिखूंगा तो वो इसके ऊपर लिखा जाएगा और ये टेक्स्ट उसके पीछे आएगा। अगर मैं इसे यहाँ से मिटाना चाहूँ तो नहीं मिटा सकता जब तक मैं सेटिंग में जाके इसको चेंज नहीं करूंगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे पेज कलर का एक ऑप्शन मौजूद है। पेज कलर से आप अपने पेज को कोई भी कलर दे सकते हैं अपनी चॉइस का। यानी अब ब्लैक टेक्स्ट है और ब्लैक को आप ब्लैक कलर देंगे तो टेक्स्ट आपका ऑटोमेटिकली वाइट हो जाएगा। ये इसके अंदर एक ऑप्शन आपको दे देता है। उसके बाद आप यहाँ से कोई और कलर भी चूज आउट कर सकते हैं। जो आपने वाटरमार्क दरम्यान में डाला है उसका कलर चेंज नहीं होगा। अगर ऐसे आप वाटरमार्क को रिमूव कर लें तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। यहाँ से मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ और पेज कलर पर आता हूँ। ब्लैक टेक्स्ट को जब आप ब्लैक कलर देते हैं तो आपका फॉन्ट जो है ऑटोमेटिकली व्हाइट हो जाता है, क्योंकि वो तो व्हाइट पर दिखाई नहीं, ब्लैक पर दिखाई नहीं देगा। या आप पेज को अपनी मर्जी से कोई और कलर भी देना चाहें दे सकते हैं। उसकी फॉर्मेटिंग जो है अपने हिसाब से कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कलर में से कोई कलर चूज कर सकते हैं या मोर कलर्स में जाकर कोई कलर अपनी मर्जी से यहाँ से डिजाइन करके अप्लाई कर सकते हैं। तो पेज कलर के थ्रू आप कलर दे सकते हैं या मोर कलर्स में जाएं अपनी मर्जी का कलर अप्लाई करें, या फिल इफेक्ट्स के अंदर आकर आप कोई इफेक्ट भी डाल सकते हैं अपने पेज में। कोई शेडिंग देना चाह रहे हैं हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जिस भी किस्म की, वो आप शेड अपने पेज के अंदर दे सकते हैं। और ये शेड जो आप देंगे ये पेज के बैकग्राउंड पर होगा, यानी आपका टेक्स्ट नहीं छुपेगा इससे, ये पेज के ऊपर आपको दिखाई देगा। फिल इफेक्ट के अंदर और जगहों पर भी आप आए तो 1 कलर 2 कलर भी कर सकते हैं। यानी मैं चाहता हूँ एक कलर ब्लू हो और दूसरा कलर जो है वो रेड हो, तो मैं ओके कर सकता हूँ, डिफरेंट कलर आ सकता है। फिर मैं फिल इफेक्ट के अंदर जाता हूँ और टेक्सचर वगैरह भी कोई अपने पेज के बैकग्राउंड पर इंसर्ट कर सकता हूँ। ये टेक्सचर मुझे ऑटोमेटिकली कुछ लाइब्रेरी से बने हुए मिल जाते हैं, वर्ड की लाइब्रेरी में पहले से मौजूद होते हैं। या आप अदर टेक्सचर पर क्लिक करें और आपने अगर कहीं पे टेक्सचर डाउनलोड करके सेव किया हुआ इंटरनेट से तो आप उसे भी ओपन कर सकते हैं। तो टेक्सचर को आप ओपन करने के लिए टेक्सचर भी कोई इंसर्ट करेंगे, पेज के बैकग्राउंड पर टेक्सचर आपका जो है वो चला जाएगा। फिल इफेक्ट में आए कोई पैटर्न डालना चाहें पेज के बैकग्राउंड पर तो बिल्कुल पैटर्न का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं इजीली। और फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर सकते हैं, यानी पैटर्न का बैकग्राउंड कलर कैसा हो और फोरग्राउंड आगे दिखने वाला कलर कैसा हो वो भी डिफाइन कर सकता हूँ। चूंकि मैंने ये कलर किया तो ये कलर मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ से मैं इसे चेंज करके अगर व्हाइट कर दूं तो अब मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देगा पैटर्न। तो इस पे आपको नोटिस ये करना होता है कि अक्सर आपके टेक्स्ट की लुक भी इसमें खराब हो जाती है। मतलब लिखा हुआ तो नजर आ रहा है लेकिन वो टेक्सचर ऐसा दाने दाने वाला है कि आप जब इसे दूर से देखते हैं तो आप टेक्स्ट को नहीं पढ़ सकते। तो आपने ऐसा भी कोई टेक्सचर या पैटर्न नहीं चूज करना होता जिससे आपका जो टेक्स्ट है वो आपको क्लियरली दिखाई न दे, क्योंकि पर्पस तो वर्ड तो हम टेक्स्ट के लिए काम करते हैं, लेकिन अगर टेक्स्ट से ही हमें सही नहीं दिखाई देगा तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह आप कोई बैकग्राउंड में तस्वीर के पिक्चर डालना चाहें तो सिलेक्ट पिक्चर करके कोई पिक्चर जो है तस्वीर के बैकग्राउंड में डाल सकते हैं। अब ये तस्वीर जो है बैकग्राउंड में आएगी। अब इसमें और वाटरमार्क में फर्क है। वाटरमार्क में फर्क ये था कि वाटरमार्क में तस्वीर पीछे की तरफ चली जाती है, बल्कि इसके अंदर पूरी तस्वीर आपको पूरे कंप्लीट पेज के ऊपर शो होगी और थोड़ी सी डार्क भी होगी।
फिल इफेक्ट के अंदर जाएं और यहाँ से पिक्चर के सैंपल को आपने सिलेक्ट किया हुआ है, देख सकते हैं, और तस्वीर कोई और सिलेक्ट करना चाहें उसकी जगह कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पेज के बैकग्राउंड के अंदर किसी भी चीज़ को इंसर्ट पेज को इफेक्ट कर सकते हैं। नो कलर करें तो सिंपली आपने जो कलर वगैरह हटाया था, तस्वीर डाली थी, वो हट जाती है। पेज के बॉर्डर पर जब आप आते हैं तो बॉर्डर पर आने से आप अपने पेज के अराउंड कोई भी बॉर्डर को इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले उसका बॉर्डर यहाँ पर आपने सिलेक्ट किया नन। नन का मतलब है कोई बॉर्डर ना हो। जब भी आप नन बॉर्डर सिलेक्ट करके कोई भी सेटिंग करेंगे वो काम नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ से नन सिलेक्ट हुआ है। अगर लेट्स सपोज आपको बॉक्स चाहिए, बॉक्स का मतलब ये है कि आपका टेक्स्ट जो है वो बॉक्स की सूरत में लिखा हुआ नजर आए। अब देखें यहाँ पर एक बॉक्स का बॉर्डर आपके पेज के राउंड लग गया है। लेट्स सपोज आपको बॉक्स का स्टाइल कुछ और तरह का चाहिए तो आप स्टाइल जो है वो दूसरा सिलेक्ट कर सकते हैं बॉर्डर का। दोबारा यहाँ पर इसके अंदर आए, कलर ऑटोमेटिकली ब्लैक होता है, आप बॉर्डर का कलर भी डिफाइन कर सकते हैं। अब ये कलर आपको अगर आप जूम इन करके देखें तो वही कलर है मैरून सा जो हमने सेलेक्ट किया था, लेकिन चूंकि डॉटेड लाइन है तो आपको कलर इतना क्लियर नहीं है। हम इस लाइन को स्ट्रेट कर लेते हैं, अब आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब भी क्लियर नहीं है कलर, उसका वजह यह है कि पतला बहुत है। तो क्यों ना हम बॉर्डर को जाके थोड़ा सा जो है वो डार्क कर दें, यानी इसको पॉइंट्स ज्यादा कर दें। जब हम उसके पॉइंट्स यहाँ से विड्थ को इंक्रीज करेंगे तो बॉर्डर की विड्थ जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से बॉर्डर की विड्थ जो है वो उसे डिफाइन कर सकते हैं। सपोज मैंने 6 कर लिया। अब पेज बॉर्डर के बाद आर्ट है। अगर कोई आपको स्टाइल ये नहीं पसंद, कोई आर्ट डालना चाह रहे हैं अपने बॉर्डर के, जैसे दरमियान या आसपास दरख्त और फूल, बैलून्स वगैरह बनी हुई चीजें, आर्ट कोई डालना चाह रहे हैं तो बॉर्डर के तौर पर वो आर्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। ओके करें तो अब देखें वो आर्ट जो आप इंसर्ट किया था वो आर्ट आपके पेज के बॉर्डर के ऊपर लग चुका है। यहाँ पे एक ऑप्शन है अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट, यानी पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना है, यानी आपके जितने भी पेजेस हैं सब पे अप्लाई करना है। ये दिस सेक्शन, ये सिर्फ इस सेक्शन में अप्लाई करना है जिसमें आप काम कर रहे हैं, या फर्स्ट पेज ओनली, ये सिर्फ पहले पेज के ऊपर लगाना है, या दिस सेक्शन ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, या सारे इस सेक्शन पे लगाना है सिवाय पहले पेज के। वो जो ऑप्शन है आप सारी उसके अंदर से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस की मदद से आप इसको कस्टम कर सकते हैं। कस्टम का मतलब है थोड़ी बहुत चेंजिंग आप उसके अंदर कर सकते हैं, यानी आपको ऊपर का बॉर्डर चाहिए या नहीं चाहिए आप उसे भी डाल सकते हैं। और देखिए ऊपर के बॉर्डर पर मैं क्लिक करता हूं तो मुझे ऊपर बॉर्डर जो है वो दिखाई नहीं देता, यानी अब ऊपर का बॉर्डर नहीं आएगा, नीचे का बॉर्डर नहीं चाहिए, सिर्फ साइडों पर चाहिए। तो मैं यहाँ से इसको कस्टम कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ साइडों पर जो है वो मार्जिन बॉर्डर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह अगर मैं 3D जा रहा हूँ तो अब मैं अगर इसे अप्लाई करता हूं, चूंकि मैंने पैटर्न ऐसा डाला है मुझे 3D में नजर नहीं आ रहा, अगर मैं इस आर्ट को यहां से नन कर दूं और अब शो करूं तो बेसिकली बॉर्डर जो है वो मुझे 3D की तरह का दिखाई देता है, जो कि इस शेड के ऊपर काम नहीं कर रहा। 3D का जो बॉर्डर है वो इस शेप पर काम नहीं कर रहा, उसके लिए हमें कोई और बॉर्डर को चूज करना पड़ेगा। 3D का बॉर्डर बेसिकली इसके लिए होता है कि अगर आपको अपने बॉर्डर को थोड़ा सा 3D फॉर्मेट में चाहिए, यानी उसके डायमेंशन डिफरेंट हो, तो आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। या आप खाली बॉक्स की सूरत में चाह रहे हैं तो खाली बॉक्स की सूरत में आएगा, लेकिन इसमें और 3D में ज्यादा फर्क नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि बॉर्डर तो ऑलरेडी है 2 डायमेंशनल है, लाइनें ही 2 हैं, तो 3D आपको इसलिए ज्यादा उसमें क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। शेडो, अगर बॉर्डर के साथ कोई शेड भी आप देना चाह रहे हैं, एक तरफ को देखें आपको शेड दिखाई दे रहा है, निचली साइड पर बैक पे शेड आ रहा है, तो वो भी आप यहाँ से पेज सेटअप में जाके कर सकते हैं। कोई और बॉर्डर भी सिलेक्ट कर सकते हैं या कस्टम बॉर्डर भी कर सकते हैं। राइट पर बॉर्डर नहीं चाहिए तो उसे राइट पर बॉर्डर अब नहीं आएगा, लेफ्ट पर है और नीचे है, ऊपर है, तो आप किसी भी तरह से बॉर्डर को डिफाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये वही ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। शेडिंग के अंदर चले जाएं तो अब ये पेज के बॉर्डर के लिए शेड का कलर, यानी जो आपने अगर शेडिंग को सिलेक्ट किया था तो कलर क्या हो, और सॉलिड हो, ऑटोमेटिक हो, यानी बॉर्डर के शेड के हवाले से आप बात कर रहे हैं सारी। यहाँ से अगर आपने शेडिंग वाला बॉर्डर को सिलेक्ट किया था तो यानी इसका शेड कैसा आना चाहिए आप उसे डिफाइन कर रहे हैं। आप एक किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करें और पेज बॉर्डर पर क्लिक करें और उसके बाद किसी बॉक्स को अप्लाई करें, तो अब यहाँ पर जो है आपके पास
जैसे मैं इस पैराग्राफ पर सिर्फ बॉर्डर को इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से पेज बॉर्डर को मैं शेडो को सिलेक्ट करने के बाद ओके करता हूँ तो बॉर्डर दूसरा सिलेक्ट हो गया। लेकिन अगर मुझे यहाँ से कोई और बॉर्डर यहाँ पे इंसर्ट करना है इस पैराग्राफ के राउंड, तो मैं उसे भी डाल सकता हूँ। अप्लाई टू पैराग्राफ करेंगे जब यहाँ से, तो ये पैराग्राफ यानी जो मैंने इस पर सिलेक्ट किया है इस पर अप्लाई होगा। अप्लाई टू टेक्स्ट करेंगे तो यानी पूरे पेज के ऊपर अप्लाई होगा। तो अब मैं पैराग्राफ पर अप्लाई करना चाहता हूँ। ये जो सेटिंग्स मैंने की हैं, तो अब आप देखेंगे ये पैराग्राफ के ऊपर जो मैंने शेड वगैरह दिया था या बॉर्डर जो लगाए थे वो इस पैराग्राफ के राउंड हो गए हैं। इसके राउंड अगर मैं कोई और करना चाह रहा हूँ तो दोबारा पेज बॉर्डर में शेडिंग के ऊपर आता हूँ। कलर जो है मैं सॉलिड मुझे चाहिए, कोई और चीज़ नहीं चाहिए सेटिंग, तो आप यहाँ से पैराग्राफ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें जो कलर मैंने सेलेक्ट किया वो वहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह दूसरे पैराग्राफ के अंदर दोबारा शेडिंग के अंदर आते हैं और किसी कलर को चूज़ करते हैं और स्टाइल को क्लियर कर देते हैं और अब अप्लाई करते हैं। तो अब आप देखें मुझे वही कलर अप्लाई जो है वो हुआ नज़र आ रहा है। यानी हर पैराग्राफ को डिफरेंट कलर देना चाहूँ, डिफरेंट बॉर्डर देना चाहूँ, पेज को बॉर्डर देना चाहूँ, वो मैं यहाँ से ईजिली कंट्रोल जो है वो कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है इंडेंट का, पैराग्राफ के हवाले से इंडेंट का ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है। बेसिकली ये इंडेंट का जो ऑप्शन है आपको इस तरह से समझ आ सकता है कि मैं इस वक्त जहाँ पे मौजूद हूँ और इंडेंट 0 है जी। इंडेंट को समझने के लिए फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर हैं, तो अगर आप यहाँ से लेफ्ट के इंडेंट को ज़्यादा करते हैं तो देखें शुरू का जो पैराग्राफ है आपका वो इंडेंट होता जा रहा है, यानी स्टार्टिंग से उसके अंदर स्पेस आती जा रही है। तो आप इंडेंट को यहाँ से इजीली जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, स्पेसिंग को, कि पैराग्राफ के शुरू में आपने कितनी स्पेस देनी है। इसी तरह अगर राइट से इंडेंट को आपने ज़्यादा करना है, राइट वाली तरफ से, तो आप राइट के इंडेंट को ज़्यादा करेंगे तो यहाँ से ऊपर देखें ये मार्क भी आपको मूव होता हुआ दिखाई देगा और यहाँ से आपको पता चल सकता है कि टेक्स्ट जो है वो आपका यहाँ तक है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो लाइन भी आपको एक नज़र आती है। और अगर इसी तरह इंडेंट को ज़्यादा करें तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये इंडेंट सिर्फ इस पैराग्राफ के लिए, क्योंकि मैंने इस पैराग्राफ को चूज़ किया था। अगर दूसरा पैराग्राफ मुझे जगह पे चाहिए और तीसरे को फिर थोड़ा सा इंडेंट करना है तो मैं यहाँ पे या तो कोई वैल्यू दे दूँ, मैं कहता हूँ 4 सेंटीमीटर पे इंडेंट हो जाए। अब ये इंडेंट हो गया। राइट साइड से भी कुछ वैल्यूज चाहिए तो मैं यहाँ से भी इंसर्ट कर सकता हूँ, मैं कह दूँ 1 सेंटीमीटर पे। अब ये 1 सेंटीमीटर पे यहाँ पे इंडेंट हुआ, यानी डिफरेंट इंडेंट जो है मैं इसमें डाल सकता हूँ। अब पैराग्राफ की स्पेसिंग की बात है। ये मतलब है बिफोर, ये मतलब है आफ्टर, यानी इस पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ, आने वाले पैराग्राफ में कितना आपको फासला चाहिए वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये इस वक्त 10 पॉइंट से अगर मैं इसे कम करूं तो देखें कम करने के साथ ही पैराग्राफ दोनों में फासला जो है कम हो गया। मैं चाहूं तो इसे ज़्यादा भी कर सकता हूं। अब ये दोनों पैराग्राफ के दरमियान जो है फासला ज़्यादा हो गया। बिफोर का मतलब है कि मुझे इस पैराग्राफ से पहले कितनी स्पेस कम करनी है, वो मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। ये इस वक्त ऑटो हुआ हुआ है। अगर मैं इसे चेंज करूँ वैल्यूज़ को तो आपको नज़र आएगा कि वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो रही है। ये इस वक्त काम नहीं कर रहा, तो आप देख सकते हैं पहले पैराग्राफ के बाद जब मैं इसे चेंज कर रहा हूँ तो स्पेस उसके पहले चेंज होती जा रही है। और अगर आफ्टर की स्पेस को कम करना चाह रहा हूँ तो आफ्टर की स्पेस को यहाँ से कम कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। उसके बाद ये अरेंज के यहाँ पर टूल्स हैं जो इस वक्त आपको दिखाई नहीं दे रहे। उसकी वजह यह है कि आपने कोई ऑब्जेक्ट को इंसर्ट नहीं किया और ये ऑब्जेक्ट के लिए ही होते हैं। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, जेटेक्स टैपिंग, ये सारे अलाइनमेंट के ये हम पहले भी कर चुके हैं, ग्रुप के और रोटेट के। ये ऑब्जेक्ट के हवाले से जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं उसके बाद आप यहाँ से उसकी अरेंजमेंट को कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर पेज लेआउट के हवाले से था। नेक्स्ट टाइम जो है वो हम दूसरी कोई चीज़ सीखेंगे, तो होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो को बार बार देखें और इस पर प्रैक्टिस